हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा जो प्लांट और एनिमल सेल टॉपिक चल रहा था, जनरली प्लांट और एनिमल सेल के बारे में हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। इसकी रिसर्च की डिस्कवरी के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्लांट और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हम बात करते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये प्लांट सेल है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो स्टूडेंट एनिमल सेल है। हम बात करते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल का जनरली आउटरमोस्ट पार्ट होता है वो सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल सबसे आउटरमोस्ट पार्ट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। स्टूडेंट सेल वॉल होती है, ये सेलुलोज एज ए कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट की ये बनी हुई होती है। कौन? सेल वॉल। सेल वॉल जनरली प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। देन अगला आता है सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती है। जनरली प्लांट सेल का जो आउटरमोस्ट पार्ट होता है वो सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल का आउटरमोस्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि आपको डायग्राम के अंदर दिख भी रहा है। ठीक है ना? सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये एनिमल सेल का आउटरमोस्ट पार्ट होता है। ये लिविंग पार्ट है, नॉन लिविंग पार्ट है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। ठीक है ना? देन अगला आता है आपको बैकवर्ड। ये बैकवर्ड सेल ओवलिस होता है, जो कि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। कुछ जीवों की एनिमल सेल के अंदर हम बात करते हैं, कुछ जीवों की जो सेल के अंदर और जो बैकवर्ड होती है एनिमल सेल के अंदर वो होती भी है तो वो छोटी होती है, मोस्टली एब्सेंट होती है। ठीक है ना? ये बैकवर्ड के अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो सिंगल मेम्ब्रेन बनाता है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। इसको सिंगल सेल मेम्ब्रेन बना ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये लाइसोसोम होता है, इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम होते हैं वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं सेल के अंदर। हम बात करते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम या अचानक जब लाइसोसोम ब्रेक हो जाती है, कभी कभी लाइसोसोम जब ब्रेक हो जाती है तो ये एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर ही डाइजेस्ट होते हैं, पूरी सेल के अंदर फैल जाते हैं और पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। आखिर सेल के साथ क्या करते हैं? धोखा करते हैं। इसलिए इस लाइसोसोम को ऐसी बैग कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल? आपको नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम कितने मेम्ब्रेन वाली होती है? सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। देन अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल होता है। यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, आपको दिख रही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल होता है। जनरली प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावरहाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावरहाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर सेल की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है, सेल की एनर्जी होती है, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। क्या हमारी सेल की एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है और वो होती है एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म होती है? एटीपी के फॉर्म में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जिस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पावर हाउस के अंदर स्टोर होती है, उसी प्रकार से बिजली घर के अंदर वो होती है, स्टोर होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है वो भी कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। किस फॉर्म होती है? एटीपी फॉर्म होती है। जिस तरीके से हमारी मनी होती है वो रुपया के फॉर्म में स्टोर होती है, उसी तरीके से एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। इसलिए एटीपी को, किसको? एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। देन अगला यहाँ पर आता है न्यूक्लियस। जैसा कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, ये प्रत्येक सेल के अंदर कम से कम एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस पूरी सेल को ही जनरली कंट्रोल करता है, यानी प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सेल को कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोलर ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। जब भी न्यूक्लियस इस सेल को पूरी कंट्रोल नहीं कर पाता है तो अचानक क्या होता है? सेल डिवाइड होना चालू हो जाता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस को चारों से घेरे वाली मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो डबल होती है, दो होती है। इसकी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर होती है, कुछ इसके अंदर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट और
एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। बात करते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच एक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, देखो इसको हम जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो राइबोसोम इस पर कनेक्ट होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है इस पर राइबोसोम के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इन राइबोसोम के पार्टिकल के कारण ये रफ होती है। कैसी होती है? रफ होती है, यानी खुरदरी होती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसको शॉर्ट में ईआर कहते हैं। ये टू टाइप की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम के पार्टिकल एब्सेंट होते हैं, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वो दो टाइप होते हैं, ठीक है ना। जनरली हम बात करते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती है। देन अगला आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। जनरली क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल के पार्टिकल होते हैं, यानी क्लोरोफिल के पार्टिकल होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यानी हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ये प्लांट्स सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं। प्लांट सेल के भी ग्रीन वाले पार्ट भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फूड मेकिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और फूड प्रिपेयर करने का कार्य करता है। अच्छा, तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की साइट सेल के अंदर। फोटोसिंथेसिस की साइट किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेसिस की साइट कहते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं ग्रीन पिगमेंट किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को कहते हैं, जो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसको हम क्लोरोफिल को कहते हैं ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है या लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। जनरली प्लांट्स के ग्रीन वाले पार्ट में सेल्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइसोसोम की बात करते हैं स्टूडेंट। लाइसोसोम ये आपका पहले हो ही गया है। देन अगला आता है हमारा साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जो भी फ्लूइड और ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जो भी भरा हुआ होता है सब कुछ पार्टिकल्स एंड फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। देन अगला आता है हमारा राइबोसोम। स्टूडेंट राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल्स होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम को हम विदाउट मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जनरली राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। कौन? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है इसको स्टूडेंट हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। किसे कहते हैं? राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस कार्य करता है। कौन? राइबोसोम। ये कैसा सेल ऑर्गेनेल्स है? विदाउट मेम्ब्रेन वाला, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। नेक्स्ट अगला आता है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ये जनरली फैट की सिंथेसिस करने का कार्य करता है। कौन? गोल्जी बॉडी फैट का संश्लेषण करता है। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट यहाँ तक हमने ये सभी जो दिख रहे हैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस के अलावा जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। या आपको सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं, फ्लूइड है वो तरीके से मैट्रिक्स कहलाता है। हम बात करते हैं सेल के अंदर जो भी कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जो पूरा फ्लूइड है और न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस के जो भी फ्लूइड सेल के अंदर होता है उसे बोलते हैं स्टूडेंट प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को आउट कर दें तो साइटोप्लाज्म बन जाता है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को ऐड कर दें तो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये आज हमारी जो वीडियो को प्लांट और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड हुई। अब हम बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे कि जो सेल होती है वो सेल के बेस पर एनिमल कितने टाइप होते हैं वो बात करेंगे।
या कोई भी लिविंग थिंग्स कितने टाइप होता है, या लिविंग थिंग्स के अंदर सेल होती है, वो सेल कितने टाइप होती है, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो